हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। तो हमारी यूनिट 8 हिंदी नाटक चल रही है यूजीसी नेट हिंदी के दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। तो आपको पता है जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं, अभी तक हमने 3 नाटक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त। हम करते क्या है, एक दिन नाटक पढ़ते हैं और अगले दिन हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक। जो ये नाटक है इसके बारे में हम सबसे पहले जो है बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं उनको देखेंगे। तो यदि मैं स्कंदगुप्त नाटक की बात करूं तो इनका समय जो नाटक का है वो है 1928। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये नाटक है और इसमें 5 अंक है। तो ये तो हुई हमारी बिल्कुल बेसिक जानकारी, कितनी तो हमें पता ही होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के जो नाटक होते हैं वे अंकों में विभाजित होते हैं, लेकिन क्या होता है अंक भी जो है दृश्यों में विभाजित होते हैं। ये हमने चंद्रगुप्त नाटक में भी देखा और यहाँ पर स्कंदगुप्त नाटक में भी ऐसा ही है। हर अंक जो है दृश्यों में विभाजित किया गया है। तो देख लेते हैं कौन से अंक में कितने दृश्य है। प्रथम अंक में है 7, द्वितीय अंक में है 7, तृतीय अंक में है 6, चतुर्थ अंक में है 7, पांचवें अंक में है 6। यानी टोटल जो है स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक है और 33 दृश्य है। 33 जो है दृश्य है और 5 अंक है। तो ये हुई हमारी जानकारी, एक जो हमें मतलब पता होनी चाहिए। अब देखो आगे बात करते हैं। जो भी हमारे अंक है, जैसे प्रथम अंक है तो उसमें 7 दृश्य है, तो उनके नाम दिए हुए हैं, 7 के नाम दिए हुए हैं। और आपको पता है एग्जाम में आजकल क्रम में भी ये सब पूछा जाने लगा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के दृश्यों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपको करना क्या है, इन्हें याद तो करना ही है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि इन्हें क्रम से ही याद कर पाए। उसका तरीका यह है याद करने का, इन्हें अपने नोट्स में जो है ऐड कर लीजिए और इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, तो ये आपके माइंड में जो है सेट हो जाएगी। तो इसका तरीका यही है, एक बार पढ़ने से ये चीजें आपको याद नहीं होगी, मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करोगे तो ये आपकी याद होती चली जाएगी। अब देख लेते हैं इनके नाम है क्या। यदि मैं पहले दृश्य की बात करूं तो उसका नाम है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार। दूसरा हमारा दृश्य है कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त और उनके पार्षद। तीसरा है हमारा पथ में मातृगुप्त। फोर्थ है अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। फिर पांचवा पॉइंट है अंतःपुर का द्वार नगर प्रांत के पथ में। और अंतिम दृश्य है प्रथम अंक में अवंती के दुर्ग में देवसेना, विजया और जयमाला। तो ये हुई हमारी प्रथम अंक की बात। अब चलेंगे द्वितीय अंक के देख लेते हैं, इसमें भी जो है 7 ही है, तो यहाँ पर नाम देख लेते हैं। मालम में शिप्रा तट पर कुंज में, प्रथम जो दृश्य है उसका नाम है मालम में शिप्रा तट पर कुंज में। नंबर 2 हमारा जो नाम है वो है मठ में परपंच बुद्धि, भटार और सर्वनाग। तीसरा पॉइंट है देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग, मदिरोन्मठ सर्वनाग का प्रवेश। फोर्थ पॉइंट है बंदी गृह में देवकी और रामा। पांचवा पॉइंट है अवंती दुर्ग का एक भाग, बंधु वर्मा और जयमाला का प्रवेश। नंबर 6 पथ में भटार और उसकी माता। सातवां पॉइंट है हमारा राज्यसभा का, भटार, भीम वर्मा, मातृगुप्त और मुदगल के साथ एक ओर से स्कंदगुप्त का और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। तो यहाँ पर जो है हमारे 7 के 7 दृश्यों के नाम हमने देख ली द्वितीय अंक के। अब चलेंगे तृतीय अंक के। यहाँ पर 6 दृश्य है, उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है उसका नाम है शिप्रा तट। दूसरा पॉइंट है शमशान साधक के रूप में परपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। तीसरा हमारा जो दृश्य है मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पूर्वगुप्त, विजया और भटारक। फोर्थ है हमारा उपवन में जयमाला और देवसेना। पांचवा पॉइंट है हमारा गांधार की घाटी, रण क्षेत्र, तुरही बचती है।
स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा। छठा पॉइंट है दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र, चक्रपालिक और स्कंदगुप्त। तो ये हुई हमारी तृतीय अंक के दृश्यों के नाम की बात। अब चलेंगे अपने चतुर्थ अंक पर, देख लेते हैं। 7 जो है दृश्य है। पहला है हमारा प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी। दूसरा पॉइंट है हमारा भट्टारक का शिविर नर्तकी गाती है। तीसरा पॉइंट है कश्मीर न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, एक स्त्री और दंड नायक। फोर्थ पॉइंट है नगर प्रांत के पथ में धातु सेन, ये यहाँ पर धातु है, धातु सेन और प्रख्यात कीर्ति। पांचवा पॉइंट है बिहार के समीप चतुष्पथ, एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता, दंड नायक का प्रवेश। छठा पॉइंट है पथ में विजया और मातृगुप्त। सातवां पॉइंट है कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। तो यहाँ पर जो हमारे 7 दृश्यों के नाम हमने देखे चतुर्थ अंक के। अब हम चलेंगे अपने अंतिम अंक के दृश्यों के नाम देखेंगे। 6 दृश्य है 5वें अंक में, तीसरे और 5वें में तो है यहाँ पर 6 दृश्य, और जो कहते हैं पहले दूसरे और चौथे उनमें है 7 दृश्य। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तीसरे और 5वें में 6 है, इतना याद कर लेना, बाकी में 7 है। पहला पॉइंट है पथ में मुद्गल। पहले दृश्य का जो नाम है वो है पथ में मुद्गल। दूसरे दृश्य का नाम है कनिष्ठ स्तूप के पास महादेवी की समाधि, अकेले प्रंदत टहलते हुए। तीसरा पॉइंट है स्तूप का एक पार्श्व, नागरिकों का आवागमन, उन्हीं में वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीम वर्मा, चक्रपालित, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि का, और दूसरी ओर से वृद्ध प्रंदत का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। फोर्थ पॉइंट है महाबोधि विहार में अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, हून सेनापति। छठा पॉइंट है रण क्षेत्र में सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टारक, चक्रपालिक, प्रंदत, मातृगुप्त, भीम वर्मा इत्यादि सेना के साथ परिक्रमण करते हैं। और छठा पॉइंट हमारा उद्यान का एक भाग, यानी यहाँ पर जो है हमारे कंप्लीट, मैंने आपको बताया था टोटल कितने दृश्य है 33, तो हमने यहाँ पर 33 के नाम देख ली है। आपको करना क्या है, हर अंक के प्रथम दृश्य का आपको नाम याद होना चाहिए और अंतिम दृश्य का याद सभी को होना चाहिए, लेकिन प्रथम और अंतिम जो दृश्य है उनका नाम बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मतलब सबसे पहले जो आपको याद करना है प्रथम और अंतिम याद करना है, ताकि क्रम में आए तो आप थोड़ा अनुमान लगा पाए कि हाँ ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो क्रम वाले के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हर अंक का पहला और आखिरी दृश्य का नाम याद कर ले। तो ये तो हुई हमारी दृश्यों की बात, उनके नाम की बात। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्रों के नाम। सबसे पहले देखेंगे पुरुष पात्रों के नाम, आगे फिर स्त्री पात्रों के नाम देखेंगे। देख लेते हैं, इनकी भूमिका भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन क्या था। सबसे पहले है स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पूरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, प्रंदत मगध का महानायक, चक्रपालित प्रंदत का पुत्र, बंधु वर्मा मालव का राजा, भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास। प्रपंच बुद्धि इंपोर्टेंट है, प्रपंच बुद्धिपात बोध कापालिक, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, धातु सेन कुमार गुप्त के प्रच्छन्न रूप में सिंहल का राजकुमार, भट्टारक नवीन महाबलाधिकृत, पृथ्वी सेन मंत्री कुमारामात्य, खिंगिर इंपोर्टेंट है खिंगिर हून आक्रमणकारी, मुदगल वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और ये कौन था विदूषक था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। प्रख्यात कीर्ति लंका राज कुल का सरमन, महाबोधि विहार का स्थविर, महाप्रतिहार महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि। तो ये हुई हमारी पुरुष पात्रों की बात। अब देखेंगे स्त्री पात्र। देवकी कुमार गुप्त की बड़ी रानी स्कंद गुप्त की माता, अनंत देवी
कुमार गुप्त की छोटी रानी पूर्व गुप्त की माता, जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री मालव की रानी, देवसेना बंधु वर्मा की बहन, विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, कमला भटार की जननी, रामा सर्वनाग की स्त्री, मालिनी मात्रगुप्त की प्रणयनी सखी दासी इत्यादि। तो यहाँ पर हमारी अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, पात्र जो है हमारे समाप्त होते हैं। हमने अभी तक देखे है कितने अंक है, कितने दृश्य है, दृश्यों के क्या नाम है, पात्रों के क्या नाम है। तो यहाँ पर हमारी एक जो है दो चीज पूरी हो जाती है, एक तो अंकों के नाम और पात्रों के नाम। अब हम चलेंगे इसके सारांश की तरफ। ये जो आपको सामने पेज दिखाई दे रहा है, ये बुक का पेज है। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की ये बुक है, काफी इंपोर्टेंट ये बुक है। मैं काफी बार इस बुक से आपको इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाती भी हूँ। तो यदि ये पेज मैंने रखा क्यों है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई है उनको हमें पढ़ लेना चाहिए। कहाँ से पढ़ लेना चाहिए, मूल पुस्तक तो हमें पढ़नी ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें करना क्या चाहिए, रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, अगर इन बुक में इन नाटक के बारे में कोई भी विधा हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, कुछ कहा गया है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा रीजन ये है, यदि हम ये पेज को पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ही छोटी जगह पर, बहुत ही सारांश में जो है हमें स्कंदगुप्त नाटक का सारांश मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके दो रीजन है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो एक बार देख लेते हैं सारांश, फिर हम चलेंगे मूल नाटक की तरफ। और देखो, मूल जो नाटक है मेरे पास बुक है स्कंदगुप्त, ये मैंने पहले खुद पढ़ा है। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है वो सब पेज मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो फिर हम आराम से अपना मूल नाटक की तरफ चलेंगे। एक बार हम सारांश देख लेते हैं नाटक में है क्या। पढ़ते हैं, स्कंदगुप्त प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त विलासी हैं। वे अपनी छोटी रानी अनंत देवी के प्रभाव में हैं। अनंत देवी अपने पुत्र पुरुगुप्त को राज्य दिलाना चाहती है। बड़ी रानी देवकी ऐसाए है, उसका पुत्र स्कंदगुप्त योग्य है, वे अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है। यानी जो गुप्त साम्राज्य के सम्राट है कुमारगुप्त, उनके दो रानी है। जो बड़ी रानी है, बड़ी रानी का नाम है देवकी, जिनके पुत्र का नाम है स्कंदगुप्त, और छोटी रानी है अनंत देवी, जिनके पुत्र का नाम है पुरुगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। मालव राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता है, स्कंदगुप्त रक्षा के लिए जाता है। राजधानी में अनंत देवी जो है कुचक्र रचती है। कुमारगुप्त का निधन हो जाता है। जो गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे कुमारगुप्त, उनका निधन हो जाता है। मंत्री पृथ्वी उत्तर विद्रोह नहीं चाहते, अतः आत्महत्या करते हैं। भट्टारक अनंत देवी के साथ है। बोध कापालिक प्रपंच बुद्धि भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अनंत देवी जो है देवकी की हत्या कराना चाहती है। सर्वनाग को इसके लिए तैयार किया जाता है। उसकी साध्वी पत्नी रामा विरोध करती है। जो अनंत देवी रानी थी, छोटी रानी, वो बड़ी रानी की हत्या कराना चाहती थी, और उसके लिए तैयारी किसे करती है, सर्वनाग को। लेकिन जो सर्वनाग की साध्वी पत्नी है रामा, वो इस बात का विरोध करती है। ठीक समय पर पहुंचकर स्कंदगुप्त देवकी की रक्षा करता है, यानी अपनी माता की जो है स्कंदगुप्त रक्षा कर लेता है। माता के साथ स्कंदगुप्त उज्जैनी जाता है, वहां उसका राज्य अभिषेक होता है। स्कंदगुप्त मालव के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित होता है। मालव कुमारी देवसेना स्कंद को चाहती है। विजया को यह विश्वास है कि देवसेना के सामने स्कंद हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह भट्टारक को वरण करती है। देवसेना को ज्ञात हो जाता है कि स्कंद वस्तुतः विजया की ओर आकर्षित है, अतः वह उदासीन हो जाती है। राज्याभिषेक के उपरांत अनंत देवी मुक्त होकर पुनः हुनों से मिलकर विद्रोह करती है। भट्टारक उसका साथ देता है। ठीक समय पर युद्ध में वह कुबा का बांध काट देता है। स्कंदगुप्त सेना के साथ बह जाता है।
साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। तो ये एक सारांश था स्कंदगुप्त नाटक का। अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम चले गए प्रमुख नाटक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे और उसके बाद हम गीत पर चलेंगे। गीत मैंने जितने भी नाटक में है वे सभी रखे हैं, क्योंकि गीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी गीत पूछ लिया जाता है और ज्यादातर जयशंकर प्रसाद के नाटक के गीत जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहले हम चलेंगे पंक्तियों की तरफ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्रमवाइज ही रखी है। सबसे पहले प्रथम अंक की हम महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। यहाँ से जो है नाटक का प्रारंभ होता है। जो मैंने आपको पीछे दृश्यों के नाम बताए, देखो आप देख लोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दृश्य एक और फिर उसका नाम कि कहाँ से शुरुआत हो। तो प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का नाम क्या है? उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावास। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने सभी प्रमुख पंक्ति रखी हुई है जो एग्जाम में या तो आ चुकी है। जैसे ये वाली पंक्ति है, सबसे पहली पंक्ति है स्कंदगुप्त की, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अब आपने यदि ये 17 जून को जो हिंदी का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये पंक्ति आई हुई थी। तो कुछ पंक्ति इस नाटक की ऐसी है कि वे रिपीट होती रहती है। वे भी सब रखी हुई है और जो मैंने नाटक पढ़ा, जो जो मुझे महत्वपूर्ण पंक्तियां लगी वे सब यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है। स्कंद, पिछली बार जो 17 जून को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था स्कंदगुप्त से कि एक तो आया था स्त्री के पात्रों वाला आया था और एक आया था स्कंदगुप्त के प्रथम अंक की 5 पंक्तियां दी हुई थी और इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगानी थी। तो मैंने करा क्या है, जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां रखी है वे क्रम से ही रखी है। ऐसा नहीं है कोई पंक्ति आगे रख दी कोई पीछे, नहीं, ऐसा नहीं है। सब बिल्कुल क्रम से रखी हुई है जिस क्रम में नाटक में आती है, ताकि हमारा जब हम अपने नोट्स बना रहे हो तो हमें क्रम से ही अपने नोट्स बना ले तो हमारे क्वेश्चन हल हो जाए। देखते हैं, अब पहली पंक्ति जो मैंने आपको बताया काफी बार एग्जाम में जो है पूछी जा चुकी है। ये पंक्ति एक बार देख लेते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छी है। जो कुछ हो, हम साम्राज्य के एक सैनिक है। इंपोर्टेंट पंक्ति है, स्कंदगुप्त की है और यहीं से नाटक का प्रारंभ होता है। आगे चलेंगे अपनी अगली पंक्ति की तरफ। फिर यहाँ पर जो अगली पंक्ति है वो है ये पंदत की पंक्ति है, इंपोर्टेंट है। तरस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। इंपोर्टेंट पंक्ति है। उसके बाद अगली जो पंक्ति इंपोर्टेंट है, ये भी 17 जून वाले एग्जाम के क्रम में पूछी गई थी। मैंने आपको बताया ना 5 पंक्ति पूछी गई थी, तो उनमें एक ये भी थी, प्रणदत्त की ही पंक्ति है। राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। आगे चलेंगे। आगे फिर जो है यहाँ पर प्रणदत्त की ही ये पंक्ति है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। फिर अगली पंक्ति जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्ति है वे रखी हुई है। मुझे उम्मीद है कि नाटक आप एक बार खुद से पढ़कर आए होगे, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा। स्कंदगुप्त की पंक्ति इंपोर्टेंट है। केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। आगे चलेंगे। फिर धातुसेन की पंक्तियां ये इंपोर्टेंट है। यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। फिर धातुसेन की पंक्तियां ये इंपोर्टेंट है। स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। मातृगुप्त की ये पंक्ति भी एग्जाम में हजारों बार रिपीट हो चुकी है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग
और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला किया। ये पंक्ति भी या तो 17 जून वाले एग्जाम में आई थी या उससे पहले जो हमारा 5 अप्रैल को हुआ था हिंदी का पेपर नेट का उसमें आई थी, पर ये PYQ में थी। इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति। आगे है मुदगल की पंक्तियां। मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है। किसकी पंक्ति है? मुदगल की है, इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर धातु सेन की पंक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, हमारी कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन पहला हुआ, परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है, शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है। स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। देखो यहाँ पर ये सारी की सारी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूरी कंप्लीट आएगी। हो सकता है यहाँ से दे दे परिवर्तन से और क्रियाशील तक दे दे, या यही दे दे बस एक लाइन, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। किसकी पंक्ति है? तो आपको बताना है धातु सेन की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद धातु सेन की एक ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ये पंक्ति भी अभी हाल ही में एग्जाम में आई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मुदगल की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है। किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना दूसरी बात है, और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा करते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु। इम्पोर्टेंट है ये भी। देखो जितनी इम्पोर्टेंट है सभी रखिए, आप इनके एक बार नोट्स बना लीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ नोट्स आपको करना क्या है, आपको बनाने हैं मतलब पात्र के अनुसार। जैसे एक जगह मुद्गल लिख लिया ऊपर पेपर पे, और जितनी भी मुद्गल की प्रमुख पंक्तियां एक जगह नोट कर ली। इसी तरह मात्रगुप्त की कर ली, देवसेना की कर ली, जो प्रमुख पात्र है और जिनकी ज्यादा पंक्तियां इंपोर्टेंट है उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। इस तरह अपने नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा आसानी आपको होगी। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये मुद्गल की पंक्ति ये वाली इंपॉर्टेंट है। हम ब्राह्मण है, हम दंड है दिखाओ, हाँ मेरी गठरी जो तुम लेते हो इसमें कौन सा न्याय है बोलो। फिर मातृगुप्त की पंक्ति है, न हम है न तुम हो, न ये वस्तु है, न तुम्हारी है न हमारी। फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। फिर आखिरी में ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है मातृगुप्त की, मैं ऐसा मूर्ख नहीं कि सूचर भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ रक्त एक बूंद भी गिराओ। जयमाला की पंक्तियां ये, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। जयमाला की फिर से पंक्तियां इंपोर्टेंट है, जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। फिर यहाँ पर जो है हमारी प्रथम अंक की पंक्तियां जो है खत्म होती है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे अंक की महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। हम शुरू करते हैं अब द्वितीय अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां अब हम देखने वाले हैं। प्रथम अंक की हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां समाप्त होती है। जो द्वितीय अंक में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है शुरुआत में ही, वो यहाँ पर ये है, विजया की पंक्ति है। संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। फिर देवसेना की ये पंक्तियां इम्पोर्टेंट और एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। देवसेना की जो है जितनी भी पंक्तियां है इम्पोर्टेंट है, जितने भी गीत है इम्पोर्टेंट है। तो देवसेना की पंक्तियां और गीत को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है।
और देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, क्रम वाले क्वेश्चन में होता क्या है, मान लो 5 पंक्ति दी और पूछा इनको पहले से बाद के क्रम में लगाई, तो 2-3 पंक्ति आपको वो मिलेगी जो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है वे नहीं पूछी जाएगी पर नए तरीके से पूछी जाएगी। ऐसे सीधा नहीं पूछ लेंगे ये पंक्ति देके किसकी पंक्तियां, नहीं, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आ चुकी है। या तो आएगा किससे संवाद चल रहा था, तो विजया से संवाद चल रहा था देवसेना का, ठीक है, या क्रम में पूछी जाएगी, इस तरह ये पंक्ति पूछी जाएगी। आगे चलते हैं, ये भी देवसेना की पंक्ति है, इंपोर्टेंट है। किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्यम हृदय अभिभूत नहीं हुआ। जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड बनाकर विश्राम करती है, वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है। और वह इसी लोक में मिलता है, जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। ठीक है, इंपोर्टेंट है देवसेना। फिर स्कंदगुप्त की ये पंक्ति है, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, वह क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने वीरता का रहस्य क्या बताया, प्राणों का मोह त्याग करना। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर ये एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा इसको, स्कंदगुप्त और चक्रपालित का ये संवाद है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर देवसेना की ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। तो क्या कहना चाह रही है देवसेना की, जो धनवानों के हाथ में एक ही माप है और वे हर चीज को उसी से मापते हैं, चाहे विद्या हो, सौंदर्य हो, बल हो, पवित्रता है, और वो माप क्या है, ऐश्वर्य, इंपोर्टेंट है। फिर देवसेना की ही पंक्ति है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपनी वैभव से क्रय कर सकती हो, क्यों भाई, तुमको लेना है, तुम स्वयं हो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। आगे चलते हैं, देवसेना की ही फिर से पंक्ति है, नए धन के आभूषण, सुंदर भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है, एक वेदना अनुभव करने का, एक विहलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिसके कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को लेने के लिए व्याकुल हो जाए। और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू और इसके बाद एक तान, वागीश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। देवसेना की है, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। विजया की पंक्ति है ये, गाने का भी रोक होता है क्या, हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर से हिला देना, जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। तो ये जो पेज है काफी इंपोर्टेंट है, इसमें 2 कोटेशन देवसेना की और एक विजया की इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर देवसेना की यह पंक्ति काफी इंपोर्टेंट है, रोग तो एक न एक सभी को लगता है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं, इंपोर्टेंट है। आगे है बंधु वर्मा की पंक्ति, उससे पहले ये देवसेना की पंक्ति है जो कि बिल्कुल बहुत ही इंपोर्टेंट है, जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। फिर बंधु वर्मा की कोटेशन काफी इंपोर्टेंट है, इस आर्यवर्त का एकमात्र आशा स्थल इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है, अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है, भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखो कौन विजयी होता है। इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जो ये पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। प्रपंच बुद्धि, यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम का धर्म है, यज्ञ की बलियों को रोकना करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। प्रपंच बुद्धि वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंक्ति है, मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक,
और दृष्टा हूँ। किसकी पंक्ति है? प्रपंच बुद्धि की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भट्टारक की पंक्ति है, शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। मुद्गल की है, किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। धातु से इनकी प्रिय पंक्ति है, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है, मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। फिर यहाँ पर सर्वनाम की पंक्तियां, कातम कामिनी कंचन, वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कै वर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्या करे? कर्म में एक कु और जोड़ दे तो अच्छी वर्ण मैत्री होती है। शरणार्थ की पंक्तियां, तुम नित्य कहती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आगे देखेंगे, ये है रामा की पंक्ति है। देखो, हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। देखो, एक बार नाटक खुद से पढ़ लो और फिर उसके बाद जब आपको सारा मैटर एक जगह यहाँ पर मिला हुआ है, इनके नोट्स बना लो। यही तरीका है। देखो, जीआरएफ करना है तो कई बार हमें जो है बोरिंग चीजें भी पढ़नी होती है। जैसे हमें यहाँ पर प्रमुख पंक्तियां तो हमें पढ़नी ही होगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तरीका यही है कि थोड़े दिन बोर हो लो, लेकिन फिर हमारा जीआरएफ हो जाएगा, तो फिर जो है जब बाद में खुश हो जाना। तो इसीलिए जो है आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए। देख लेते हैं रामा की जो ये पंक्ति है, मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण, वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी वो नहीं करने पावेगा। आगे चलते हैं। रामा की पंक्तियां, सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद ये भी रामा की पंक्तियां, तुम्हारा यह झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता, ऐसे धोखे का सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। फिर देवकी की यहाँ पर पंक्तियां, जब सब जन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण सहानुभूति सतपथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। देवी की पंक्ति है। आगे है, फिर यहाँ पर रामा की पंक्तियां, जो संसार के सबसे पवित्र धर्म तीर्थकता को भूल जाता है और भूल जाता है सबसे ऊपर एक अटल अदृश्य का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। इम्पोर्टेंट और रामा की पंक्ति है। स्कंदगुप्त, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आगे पंतु वर्मा की पंक्तियां, आर्यवर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है, आर्य साम्राज्य के अंतर्विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। फिर यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर देखेंगे, ये कमला की पंक्ति है, तू देशद्रोही है, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतज्ञ कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता उसके रक्त में नहीं। कमला की ये पंक्ति है। आगे गोविंद गुप्त की पंक्ति और काफी इंपोर्टेंट है, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। इम्पोर्टेंट है, गोविंद गुप्त की पंक्ति है। यहाँ पर फिर ये पंक्तियां देवकी की, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, बढ़ती हिंसा पार्श्व धर्म है, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। फिर यहाँ पर जो है हमारी द्वितीय अंक की जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी वो सब मैंने आपको करा दी। अब हम चलेंगे तृतीय अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। सबसे ज्यादा
जो महत्वपूर्ण पंक्ति होती है वो पहले अंक में थी, फिर दूसरे अंक में भी काफी इंपोर्टेंट पंक्तियां मिली, मतलब ज्यादा इंपोर्टेंट पंक्तियां। फिर जो बाद के 3 अंक है इनमें इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, लेकिन मात्रा कम है इंपोर्टेंट पंक्तियां की, तो वो भी हम एक बार जल्दी से आराम से देख लेते हैं। प्रपंच बुद्धि की ये पंक्तियां, शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। फिर देवसेना की पंक्तियां, संदेह की गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंब ले लो विजया। फिर विजया की पंक्तियां, हताश जीवन कितना भयानक होता है यह नहीं जानती हो। देखो ये एक एक लाइन की पंक्ति होती है, जो एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछ ली जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस पात्र की ये पंक्तियां। आगे चलते हैं भटार की ये पंक्तियां, पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नाग पास में बांध देता है दुर्भाग्य। मातृगुप्त की ये पंक्ति इंपोर्टेंट, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को। फिर यहाँ पर जो है स्कंदगुप्त की है पंक्ति, ये वाली इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ, यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता। पर पंचबुद्धि की ये पंक्तियां, नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला को शांत कर दो। फिर भटार की ये पंक्तियां, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है, जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी। सैनिक की ये पंक्ति है, एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, पूरी पंक्ति जो है सैनिक की है, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं मुदगल की पंक्तियां, वही वही सीता की सखी मंदोदरी की रानी त्रिजटा कहा, हे मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम, अपने को कभी भी लगाता था, मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया। किसकी पंक्ति है, मुदगल की पंक्ति है। फिर आगे जयमाला की है, इंपोर्टेंट है, जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागिनी होती है, और जब हंसता है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। उसके बाद देवसेना की पंक्तियां, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ, बस फिर नहीं, यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट ये पंक्ति है। फिर यहाँ पर ये मुदगल की पंक्तियां, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्य काल बीत न जाए, चलिए मैं उसे बुला लेता हूँ। बंधु वर्मा की पंक्ति है, ये रोने का नहीं आनंद का समय है, कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। स्कंदगुप्त की पंक्तियां, भटार प्रवंचना का समय नहीं है, स्मरण रखना कृतज्ञों और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। किसे कह रहा है स्कंदगुप्त, भटार को कह रहा है। फिर यहाँ पर चतुर्थ अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देख लेते हैं, 3 अंक की अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पहले अंक की, दूसरे अंक की और तीसरे अंक की। चलेगा अपने फोर्थ अंक की तरफ। विजया की ये पंक्तियां, मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ, जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। उसके बाद ये अनंत देवी की पंक्ति, तेरा भटार केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। फिर नीचे की पंक्ति है, पढ़ने वंचित स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वर्ज्य से भी दृढ़ होती है। इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे जो अगली पंक्ति इंपोर्टेंट है वो है ये, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है, क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। किसकी पंक्तियां है, दोनों विजय की पंक्तियां है। आगे चलेंगे, अगली पंक्ति देखेंगे, विजय की ही पंक्तियां, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दम दिखलाने के लिए एक अनियंत्रित हृदय का लोगों से खेल विडंबना है। आगे फिर शबनाक की ये पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट ये पंक्ति है, चलो देश के प्रत्येक बच्चे बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा।
फिर आगे यहाँ पर कमला की ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर अपने द्रव्य में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। आगे फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है उसके बाद ये है प्रख्यात कीर्ति की। मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। ठीक है कि मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है, मतलब मनुष्य के द्वारा होता है, वह अपूर्ण होता है। प्रख्यात कीर्ति की पंक्ति है। आगे विजय विजय की पंक्ति है। भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाए। विजय की यहाँ पर ये पंक्ति है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलेंगे, यहाँ पर ये स्कंदगुप्त की पंक्तियां। बोधों का निर्माण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में कोई कहता है कि तू खिलौना है। उसी खिलवाड़ी वट पत्रसाई बालक के हाथों का खिलौना है। मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। इम्पोर्टेंट है दोनों पंक्ति, और किनके? स्कंदगुप्त की है। आगे कमला की पंक्तियां। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पादाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। कमला की ये पंक्ति है। फिर यहाँ पर हम चलेंगे अपने आखिरी अंक की सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। 4 अंक की यहाँ पर पंक्तियां जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। देख लेते हैं। सबसे पहली पंक्ति इंपोर्टेंट है 5वें अंक में, मुद्गल किया। राजा से रंग और ऊपर से नीचे, अभी दुर्वृत्त दानव, अभी स्नेह संवलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। प्रणदत्त की है। सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था। इसमें यहाँ तक की पंक्ति इंपोर्टेंट है, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है। भगवान यदि होगे तो कहेगी कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था, संतोष कर उछलते हुए हृदय। संतोष कर तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद ये वाली यहाँ से पंक्ति इम्पोर्टेंट है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही आर्द्रम होगा, साक्षी रहना भगवान। इसकी पंक्तियां ये प्रणदत्त की है। आगे प्रणदत्त की ही ये पंक्तियां। अन्न पर स्वत्व भूखों का और धन पर स्वत्व देशवासियों का, प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। फिर स्कंदगुप्त के पंक्ति। एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। विजय की पंक्तियां। इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के सोनित जल में इंदिवर का विकास। आगे फिर ये स्कंदगुप्त की पंक्तियां। यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित न करो। आप देख रहे हो कि प्रवंचना से रिलेटेड काफी पंक्ति आ चुकी है पांच, तो इन्हें एक जगह ही नोट कर लीजिएगा। स्कंदगुप्त की पंक्तियां। मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ, शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्म भूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य की भय से मैं उत्कोच देकर साम्राज्य नहीं चाहता। ये बात की जो पंक्तियां हो सकता है यही देते, और पूछ ले किसके? स्कंदगुप्त की है। फिर यहाँ पर जो है हमारी 5वें अंक की सबसे आखिरी पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आखिरी पेज पर ये पंक्ति दी हुई है। देवसेना हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। इंपॉर्टेंट पंक्तियां देवसेना की। तो यहाँ पर जो है हमारी पांचों अंक की सभी प्रमुख पंक्तियां जो है समाप्त होती है। हमने अंक देख लिए, दृश्यों के नाम देख लिए, पात्रों के नाम देख लिए, सारांश पढ़ लिया, हमने महत्वपूर्ण पंक्तियां देख ली। अब हम आगे चलते हैं
अब हम आगे देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक के सभी महत्वपूर्ण गीत। तो शुरू करते हैं अपने गीत। सबसे पहले देखेंगे प्रथम अंक के गीत। सबसे पहला जो गीत आया है नाटक में वो आया नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल। करुण रागिनी तरफ उठेगी सुनाने ऐसी पुकार कोकिल। इम्पोर्टेंट है, गीत सभी इम्पोर्टेंट है, बट देवसेना के गीत जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। आगे चलते हैं प्रथम अंक में मातृगुप्त का गीत है। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यो ही भूल नहीं जाना, वह उच्च श्रृंखलता की अपनी कहकर मनमत बहलाना। किसके आएंगे गीत? मातृगुप्त का है। प्रयास कीजिएगा कि शुरू की दो पंक्तियां सभी गीतों की याद हो। तो ये हुई हमारी प्रथम अंक के गीत अभी हमारे चल रहे हैं। ये गीत जो है दोनों मिलकर गाते हैं, मातृगुप्त और मुद्गल। बार बार क्यों कह रखा था लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार। फिर यहाँ पर ये गीत है, स्त्रियां गाती है। हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास यह हमको कहाँ हो। स्त्रियां ये गाती है। तो यहाँ पर जो है देवसेना का गीत है, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। देवसेना के गीत बिल्कुल भी भूलने नहीं है। भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमर अनूप। किसका गीत है? देवसेना का ये गीत है। यहाँ पर जो है हमारे प्रथम अंक के जो है गीत जो है समाप्त होते हैं। अब चलेंगे द्वितीय अंक के गीत की तरफ। ये गीत है, घने प्रेम तरु तले बैठ छालो अब आताप से तापित और चले। आगे चलते हैं। नेपथ्य से गान होता है इस गीत का। पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन छेड़े। कहाँ से? नेपथ्य से, यानी पर्दे के पीछे से जो है गान होता है। फिर यहाँ पर द्वितीय अंक में हमें दो ही गीत मिलते हैं, एक तो ये घने प्रेम तरु तले और एक है पालना बने प्रलय की लहरें। अब चलेंगे हमारे तृतीय अंक के गीत की तरफ। ये भी गीत जो है नेपथ्य से गान होता है। सब जीवन बीता जाता है धूप छाव के खेल सदृश, समय भागता है प्रति क्षण में नव अतीत के तुषार कण में। आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर पहली सखी ये गीत गाती है। मांझी सास है खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से, जड़ में क्या खेलोगे अलस नील घन की छाया में, जल जालों की छल माया में अपना बल तोलोगे, अनजाने तट की मदमाती। इम्पोर्टेंट है, जो है तृतीय अंक में ये गीत आया है। फिर जो है नर्तकी गाती है इस गीत को। ये चतुर्थ अंक की यहाँ पर बात हो गई है। पीछे जो है तृतीय अंक में दो गीत आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक पर दोबारा। एक तो ये वाला, सब जीवन बीता जाता है, नेपथ्य से गान होता है। ये पहली सखी गाती है, मांझी सास है खेलोगे। अब चलेंगे अपने चतुर्थ अंक में। इसमें जो गीत है ये नर्तकी गाती है। भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूलकर भी जब स्मरण होता कभी। आगे चलेंगे। ये भी चतुर्थांक में ही गीत है। बजा दो वेणु मनमोहन बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, विमल स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूको, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो। फिर अब यहाँ पर है चतुर्थ अंक के गीत समाप्त होते हैं। अब चलेंगे पांचवें अंक में। देवसेना के सबसे अधिक गीत है। देवसेना गाती है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। देवसेना का ये गीत है, इम्पोर्टेंट है। ये विजया गाती है। ए गुरु धूम की श्याम लहरिया, उलझी हो इन अलकों से, व्याकुलता लाली के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। विजया जो है ये गीत गाती है। फिर ये गीत गाती है देवसेना। हाय रे अभागे देश, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दाग पर आपको न हारोगे। देवसेना का ये गीत है। फिर ये गीत है मातृगुप्त का, संबोधन कर गाता है। वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, पूषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार।
किसका गीत है? मातृगुप्त का ये गीत है। फिर ये देवसेना का गीत है, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट गीत है, एग्जाम में हजारों बार ये पूछा जा चुका है। हो सकता है इसमें से ही कोई 5 पंक्ति दे दे और पूछ ले कि इस गीत को जो है पहले से बाद के क्रम में लगाइए, क्योंकि ये तो हजारों बार पूछा गया है। कहा वेदना मिली विदाई, आप खुद ये पंक्ति पढ़ रहे होगे तो खुद दिमाग में आ रहा होगा कि पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस गीत को जो है पूरा याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इस बार बीच में से कोई पंक्ति दे दे और पूछ ले किसका गीत है, या क्रम में पूछ ले। तो ये हुई हमारी गीत की बात, यानी कि हमने प्रमुख पंक्तियां भी देख ली, प्रमुख गीत भी देख लिए। अब हम चलेंगे इसकी आलोचनात्मक समीक्षा की तरफ। ये पेज है रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने चंद्रगुप्त नाटक में भी आपको पढ़ाया था कि इस बुक में क्या क्या है। जैसे हमारी 5 अर्ध प्रकृतियां होती है, बीज, बिंदु, पताका, परकरी, कार्य। तो इसमें कुछ घटनाएं दी हुई है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सी अर्थ प्रकृति है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसमें क्या प्रकृति है, ये मिलान वाले में पूछा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर संध्या दी हुई है, मुख संधि, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वैर। ये इम्पोर्टेंट नहीं होती अगर किसी अन्य बुक में दी रहती, लेकिन ये बुक में दी हुई है रामचंद्र तिवारी की बुक में। और आजकल क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछे जाने लगे हैं, तो इन्हें एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको चंद्रगुप्त वाली क्लास में डिटेल में बताया है कि ये चीजें है क्या। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उसको जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये पंक्ति इंपोर्टेंट है, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की कोटेशन है, रचना पद्धति और नाट्य के गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। ये किसने कहा है? जगन प्रसाद शर्मा ने कहा है नाटक के बारे में, स्कंदगुप्त के नाटक के बारे में। आगे फिर ये बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की बुक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है। स्कंदगुप्त पाश्चात्य अर्थ में त्रासदी नहीं है बल्कि दुख सुखात्मक है। एक ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पंक्ति जो कि जहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है हम नाटक में देखकर आ चुके हैं। उसके बाद मातृगुप्त की ये पंक्ति, ये भी हम पीछे नाटक में महत्वपूर्ण पंक्तियों में देखकर आ चुके हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था, एक मुझे लगा ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ जो है मैंने आज ही टेलीग्राम पर आपको, अंधेर नगरी की तो पहले दी हुई थी, भारत दुर्दशा जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, और चंद्रगुप्त नाटक जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, जो नोट्स बनवाए थे, उनकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर दे दी है। स्कंदगुप्त नाटक की भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, इस क्लास के बाद टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हमारा जो है फ्री क्लास का शेड्यूल चल रहा है। तो अभी तक हमने भारत दुर्दशा भी कर लिया, चंद्रगुप्त भी कर लिया। चंद्रगुप्त के एमसीक्यू मैंने आपको आज सुबह ही करवाए थे, क्योंकि क्या था हमारी ना वीकेंड पे क्लास ऑफ रहती है। तो आप देख रहे होगे बीच में 2 दिन का गैप है, 29 और 30। लेकिन हमारी ये दोनों क्लास नहीं हो पाई थी, चंद्रगुप्त के एमसीक्यू और स्कंदगुप्त नाटक। तो मैंने आज रविवार के दिन आपको मॉर्निंग में तो चंद्रगुप्त नाटक के एमसीक्यू करवा दिए, और इवनिंग में मैंने आपको स्कंदगुप्त नाटक पढ़ा दिया। तो कल से हमारा यही शेड्यूल चलने वाला है, यानी कल मॉर्निंग में लाइव क्लास में हम 11 बजे जो है स्कंदगुप्त नाटक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप सब आइएगा क्लास में 11 बजे मॉर्निंग में, इसी चैनल पर, हिंदी विद टीचर चैनल पर आपको स्कंदगुप्त नाटक के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। और अंधेर नगरी में आपको डेमो क्लास के तौर पर पहले करवा चुकी हूँ। तो हमारे जो है कल को जब हम स्कंदगुप्त नाटक के एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो 5 नाटक बहुत अच्छी तरीके से जो है पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने कोई नाटक नहीं देखा या कोई क्लास रह गई है, मैंने प्ले लिस्ट में जाओगे तो एक प्ले लिस्ट बना दी है, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 हिंदी नाटक के नाम से। तो हम अपने इस नए बैच में जितनी भी क्लास है वो आपको एक जगह सीक्वेंस में मिल जाएगी, तो जाकर आप देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आपको किसी भी नाटक की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, हिंदी विद रीचा। देखो मैं कहूंगी कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास की इंफॉर्मेशन हो,
नेट के एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो या किसी अन्य एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो, मैं आपको टेलीग्राम पर ही देती हूँ। और क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेल कर दीजिएगा। मेल आप करोगे, मैं रिप्लाई दूंगी। हो सकता है कि एक दिन डिले हो जाए, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। दूसरा तरीका है, इसी वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और देखो, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, आपको लग रहा है हेल्पफुल है, जो ये मैं बैच चला रही हूँ, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब